नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, ये साल 1933 है। 1933 तारीख है 26 नवंबर। हैंडलूम के कपड़े पहने हुआ एक शख्स कोलकाता के भीड़ भरे हावड़ा रेलवे स्टेशन पर खड़े युवा जमींदार अमरेंद्र चंद्र पांडे से टकराता है और आगे बढ़ जाता है। 20 साल के अमरेंद्र को अपनी दाहिनी बाह में दर्द और चुभन महसूस होती है और वो लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं, कोई मुझे कुछ चुभो कर चला गया। अमरेंद्र अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ अपनी पारिवारिक रियासत पाकुड़, जो अब झारखंड में है, वहां जा रहे थे। इस घटना के बाद भी अमरेंद्र अपना सफर जारी रखने का फैसला करते हैं, लेकिन जब उनके साथ जा रहे रिश्तेदारों को यह पता चला कि उनको कोई चीज चुभाई गई है, तो रिश्तेदारों ने कहा कि वो कोलकाता रुक जाएं और अपने खून की जांच करा लें। लेकिन तभी स्टेशन पर बिना बताए एक शख्स पहुंचता है। वो शख्स है अमरेंद्र से 10 साल बड़े उनके सौतेले भाई बेनोयेंद्र। बेनोयेंद्र अमरेंद्र से कहते हैं कि भाई, ये मामूली घटना है, अपनी यात्रा जारी रखो। अमरेंद्र यात्रा जारी रखते हैं, पाकुड़ चले जाते हैं। 3 दिन बाद अमरेंद्र को बुखार होता है और वापस कोलकाता लौट आते हैं। वहां एक डॉक्टर उनकी जांच करता है और देखता है कि अमरेंद्र की दाहिनी बाह पर जहां उनको चुभन महसूस हुई थी, वहां सुई चुभ होने का निशान है। अगले कुछ दिनों में अमरेंद्र का बुखार बढ़ जाता है, उनकी बगलों में सूजन आ जाती है और फेफड़ों की बीमारी के संकेत दिखाई देने लगते हैं। 3 दिसंबर की रात अमरेंद्र चंद्र पांडे कोमा में चले जाते हैं और अगली सुबह उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि अमरेंद्र की मौत निमोनिया के कारण हुई है, लेकिन उनकी मौत के बाद लैब रिपोर्ट्स जब आती है तो पता चलता है कि उनके खून में येरेसिनिया पेस्टिस नाम का जानलेवा बैक्टीरिया मौजूद है, जिससे प्लेग होता है। चूहों और कीड़ों से फैलने वाले प्लेग की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में 1896 से लेकर 1918 के बीच 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके बाद साल 1929 यानी 1929 से लेकर 1938 के बीच प्लेग से मरने वालों की संख्या लगभग 5 लाख रह गई और अमरेंद्र की मौत से पहले 3 साल तक कोलकाता में प्लेग का एक भी मामला सामने नहीं आया था। जमींदार खानदान के वारिस की सनसनीखेज हत्या ने ब्रिटिश राज के भारत और उससे परे रहने वालों को आकर्षित किया। दुनिया भर के अखबारों और पत्रिकाओं ने इस मामले पर लगातार खबरें छापी। कुछ पक्षों द्वारा इसे आधुनिक विश्व में व्यक्तिगत बायो टेररिज्म के शुरुआती मामलों में से एक माना गया। टाइम मैगजीन ने इसे जर्म मर्डर यानी रोगाणु से हुई हत्या करार दिया। वहीं सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स ने इसे पंक्चर्ड आर्म मिस्ट्री करार दिया। कोलकाता पुलिस ने जब इस मामले में गहन जांच की तो उसे एक खतरनाक साजिश का पता चला। इस साजिश में कोलकाता से 1900 किलोमीटर दूर बॉम्बे, जो वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहां के एक अस्पताल से जानलेवा बैक्टीरिया को निकालना शामिल था। इस अपराध के केंद्र में पारिवारिक संपत्ति को लेकर भाइयों के बीच प्रतिद्वंदिता चल रही थी। पांडे भाइयों के बीच 2 साल से उनके पिता की मौत के बाद से कोयले की खदानों और पत्थर की खानों के लिए चर्चित पाकुड़ रियासत को लेकर संघर्ष चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों भाइयों के बीच संघर्ष को अच्छाई और बुराई के बीच छिड़े संघर्ष के रूप में दिखाया गया। एक ब्यौरे के मुताबिक स्थानीय लोगों के चहेते अमरेंद्र चंद्र पांडे ऊंचे नैतिक सिद्धांतों वाले एक सदाचारी युवक थे, जो कि उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते थे। इसके साथ ही उन्हें उनकी चुस्ती और तंदुरुस्ती से भरे रूटीन के लिए भी जाना जाता था। वहीं दूसरी ओर उनके सौतेले भाई बेनोयेंद्र शराब की लत एवं अय्याशी से भरा जीवन जीने के लिए चर्चित थे। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक अमरेंद्र को मारने की साजिश संभवतः 1932 में रची गई, जब बेनोयेंद्र के करीबी मित्र डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य ने मेडिकल लैब से प्लेग के बैक्टीरिया के कल्चर को निकालने की कोशिश की, लेकिन वे इस कोशिश में असफल रहे। हालांकि ये दावा विवादित है, लेकिन कुछ ब्यूरो में सुझाया गया है कि बेनोयेंद्र ने संभवतः 1932 की गर्मियों में अपने सौतेले भाई को मारने का पहला प्रयास किया होगा। ब्रितानी स्वास्थ्य अधिकारी डीपी लॉम्बर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों भाई एक हिल स्टेशन पर चहलकदमी कर रहे थे कि तभी बेनोयेंद्र एक चश्मा निकालकर अमरेंद्र को पहनाने का प्रयास करने लगते हैं और इस प्रक्रिया में उनकी चमड़ी छिल जाती है। इसके कुछ समय बाद अमरेंद्र बीमार पड़ जाते हैं। इसमें शक इस बात पर जाता है कि चश्मे में रोगाणु थे यानी बैक्टीरिया थे। इसके बाद जांच में सामने आया कि अमरेंद्र को टिटनस हुआ है और उन्हें टिटनस का सीरम दिया गया। डॉक्टर लॉम्बर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बेनोयेंद्र कथित रूप से 3 डॉक्टर लेकर आए ताकि उनके भाई के इलाज को बदला जा सके, लेकिन इन तीनों डॉक्टरों की सेवाएं नहीं ली गई। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो एक ऐसी हत्या की साजिश थी जो सनसनीखेज और अपने समय से काफी पहले की घटना थी।
बेनोयेंद्र ने जब रियासत का मालिकाना हक हासिल करने की ओर कदम बढ़ाए, तब उनके डॉक्टर मित्र भट्टाचार्य ने प्लेग बैक्टीरिया को हासिल करने के लिए 4 बार कोशिश की। 1932 के मई महीने में भट्टाचार्य ने बॉम्बे में स्थित हॉफकिन इंस्टीट्यूट के निदेशक से संपर्क किया। ये एकमात्र ऐसी लैब थी जहां इन कल्चर्स को रखा गया था। हॉफकिन इंस्टीट्यूट के निदेशक ने बंगाल के सर्जन जनरल की इजाजत के बगैर कल्चर्स देने से इनकार कर दिया। इसी महीने भट्टाचार्य ने कलकत्ता में एक डॉक्टर से संपर्क करके दावा किया कि उन्होंने प्लेग का इलाज ढूंढ लिया है और वह कल्चर का इस्तेमाल करके इसे टेस्ट करना चाहते हैं। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक डॉक्टर ने उन्हें लैब में काम करने की इजाजत दी, लेकिन हेफ्किन इंस्टीट्यूट से हासिल किए गए कल्चर को संभालने की अनुमति नहीं दी। डॉक्टर लॉम्बर्ट के मुताबिक भट्टाचार्य का काम रुक गया क्योंकि कल्चर में बैक्टीरिया पनप नहीं सके। इसके बाद 1933 में भट्टाचार्य ने एक बार फिर कलकत्ता वाले डॉक्टर को हेफ्किन इंस्टीट्यूट को पत्र लिखने के लिए मना लिया। इस पत्र में डॉक्टर ने भट्टाचार्य को हेफ्किन इंस्टीट्यूट में काम करने देने के लिए इजाजत मांगी। इसी साल की गर्मियों में बेनोयेंद्र बॉम्बे पहुंचे, जहां उन्होंने भट्टाचार्य के साथ मिलकर हेफ्किन इंस्टीट्यूट से जुड़े 2 पशुओं के डॉक्टरों को रिश्वत दी ताकि वे इंस्टीट्यूट में प्लेग बैक्टीरिया के कल्चर को निकाल कर उन्हें दें। बेनोयेंद्र बाजार जाकर चूहे खरीद कर लाए ताकि उन्हें गंभीर वैज्ञानिक के रूप में देखा जा सके। इसके बाद दोनों लोग ऑर्थर रोड इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर कल्चर रखे जाते थे। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक बेनोयेंद्र ने यहां मौजूद अधिकारियों से अपने डॉक्टर मित्र को कथित इलाज के लिए लैब में काम करने देने की अनुमति मांगी। हालांकि इस बात के प्रमाण नहीं है कि भट्टाचार्य ने लैब में किसी तरह का परीक्षण किया। लैब में काम करने की इजाजत मिलने के 5 दिन बाद 12 जुलाई को भट्टाचार्य अचानक अपना काम खत्म कर देते हैं और बेनोयेंद्र के साथ कोलकाता लौट आते हैं। पुलिस ने हत्या के 3 महीने बाद साल 1934 के फरवरी महीने में इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारियों ने बेनोयेंद्र की यात्राओं से जुड़े दस्तावेजों, बॉम्बे स्थित होटलों के बिल, होटल के रजिस्टर में उनकी हैंडराइटिंग, लैब को भेजे गए संदेशों और चूहे खरीदने वाली दुकानों की रसीदों को ट्रैक किया। सभी ब्यूरो के मुताबिक मामले की सुनवाई 9 महीने तक चली और काफी दिलचस्प रही। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अमरेंद्र को एक चूहे के पिस्सू ने काट लिया है। अदालत ने कहा कि सबूतों से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तों ने बॉम्बे स्थित अस्पताल से प्लेग बैक्टीरिया चोरी किया था और उन्हें कलकत्ता तक लाया जा सका और 26 नवंबर 1933 तक जिंदा रखा जा सका। इस सुनवाई में यह तय हुआ कि बेनोयेंद्र और भट्टाचार्य ने अमरेंद्र की हत्या के लिए पैसे लेकर हत्या करने वाले एक व्यक्ति की मदद ली। इस मामले में दोनों को मृत्युदंड की सजा दी गई। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट ने साल 1936 में इस मामले में दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए इस सजा को, यानी मौत की सजा को, उम्र कैद में बदल दिया। इस मामले में गिरफ्तार 2 अन्य डॉक्टरों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इस मामले की सुनवाई करने वाले जज ने टिप्पणी की कि आपराधिक इतिहास में यह संभवतः एक खास मामला है। इस हत्याकांड से जुड़ी किताब द प्रिंस एंड द पॉइजनर के लिए शोध कर रहे अमेरिकी पत्रकार डॉन मॉरिसन ने बताया कि बेनोयेंद्र को लगा था कि वह रानी विक्टोरिया के राज में चलाई जा रही संस्थाओं को चकमा दे देंगे। मॉरिसन कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पर हुई इस हत्या को पूरी तरह से आधुनिक हत्या कहा जा सकता है। विश्व इतिहास में बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियारों को ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है, जब असीरियाई दुश्मनों की दीवारों पर एक तरह की बीमारी फैलाने वाली फफूंद यानी रे एरगोट रगड़ दी जाती थी। लेकिन कई मामलों में अमरेंद्र की हत्या उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग यून के 45 वर्षीय सौतेले भाई किम जोंग नम की सनसनीखेज हत्या की याद दिलाती है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर एक अजीब से वाकये में 2 महिलाओं ने किम जोंग नम पर वीएक्स नर्व एजेंट से जानलेवा हमला किया था। तब किम फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इन महिलाओं को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 88 साल पहले हावड़ा स्टेशन पर हुई इस हत्या में युवा जमींदार अमरेंद्र को मारने वाले शख्स और उनकी हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार यानी सिरिंज कभी नहीं मिली। तो दोस्तों, पाकुड़ के युवा जमींदार अमरेंद्र चंद्र पांडे की इस सनसनीखेज जैविक हत्या के बारे में क्या आप पहले से जानते थे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।